अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आपने फास्ट एनयू टेस्ट सेलेक्ट किया हुआ है और आपका टेस्ट कमिंग डेज के अंदर आ रहा है या जब भी आ रहा है, तो आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है फिर क्या करना है, और टेस्ट के दौरान आपने क्या चीजें यूज करनी है, क्या नहीं करनी, ये सब कुछ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इनको इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करते हैं और आप लोगों का फायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। अगर आप एनयू पोर्टल का विजिट करें, अगर आपने टेस्ट डेट और सेंटर सेलेक्ट कर लिया है तो आपको एक एडमिट कार्ड नजर आएगा इस तरह का। ठीक है, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, इसमें लिखा होगा कि आपका टेस्ट सेंटर है वो क्या, जिस तरह यहाँ पर लिखा गया है, और इसके टॉप पर आपको बताया जाएगा कि आपका किस डिसिप्लिन का टेस्ट है, सीएस का है, एससी का है, कंप्यूटिंग का है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का है, या किसी और डिसिप्लिन का, वो लिखा होगा, और साथ आपका नाम लिखा होगा, एआरएन नंबर और सीएनएससी। वो पोर्शन मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया है, ठीक है, प्राइवेसी के लिए। और उसके बाद ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इसका आपने प्रिंट ले लेना है, जिसमें आपका एआरएन नंबर लिखा हो, सीएनएससी और नाम लिखा हो, और ये इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इसको आप प्रिंट करवा लें। तो एक ये डॉक्यूमेंट है जो आपने साथ लेके जाना है। उसके अलावा क्योंकि वहां पर टेस्ट टाइम भी लिखा होता है, तो हमारे पास नॉर्मली 3 सेशंस हो रहे होते हैं एक दिन के अंदर। पहला सेशन जो है वो 8:30 स्टार्ट होता है, जो दूसरा सेशन है वो 11:30 स्टार्ट होता है, और जो थर्ड सेशन है वो तकरीबन 2:30 स्टार्ट होता है, 2:30 PM में बेसिकली। तो आधा घंटा पहले आपने सेंटर में पहुंचना है। आधा घंटा का मतलब आप कोशिश करें कि 8 AM पर वहां पर पहुंच जाएं, और ये इस वाले केस में आप 11 AM वहां पर पहुंच जाएं, और इस केस में आप 2 PM वहां पर पहुंच जाएं। जो टेस्ट की ड्यूरेशन होती है, यानी जब कंप्यूटराइज से स्टार्ट होता है तो उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 2 आवर्स की ड्यूरेशन होती है। उसमें डिफरेंट सेक्शंस होते हैं डिपेंडिंग कि आप कंप्यूटिंग इंजीनियर का टेस्ट दे रहे हो या आप बिजनेस वाला टेस्ट दे रहे हो, क्योंकि बिजनेस वाला टेस्ट में ऐसे भी अलग से होता है, इसमें डिफरेंट सेशंस होंगे, उस पर भी डिस्कस करते हैं कि आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स पर पहले बात करते हैं कि आपने क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना। तो सबसे पहले आप ये एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। उसके बाद आपने ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपके जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है ना, आपने मैट्रिक की हुई है तो मैट्रिक की सनद आपके पास होगी, सर्टिफिकेट होगा, या 10th का रिजल्ट कार्ड होगा, उसकी फोटोकॉपी आपको चाहिए। 10th के रिजल्ट कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए, या अगर आपके पास सर्टिफिकेट है जिसको सनद कहते हैं, वो फोटोकॉपी उसकी लेके जाएं। और जो ओ लेवल्स वाले हैं, वो जो इक्विवेलेंसी है बीसीसीआई की, उसकी फोटोकॉपी लेके जाएंगे ओ लेवल्स वाले। ठीक हो गया। उसके बाद 1 कॉपी ऑफ सीएनएससी। अब लोगों के पास सीएनएससी कुछ का नहीं बना होता तो वो बी फॉर्म लेके जाएंगे, ठीक है, जिसको बे फॉर्म भी कहते हैं। अगर बी फॉर्म की फोटोकॉपी है, वेल एंड गुड, वो लेके चले जाएं, नहीं तो ओरिजिनल भी लेके जा सकते हैं और साथ फोटोकॉपी भी लेके चले जाएं। वो फोटोकॉपी आपकी कलेक्ट कर लेते होते हैं, नहीं तो इसकी फोटोकॉपी भी चल जाती है। सीएनएससी खुद का नहीं है तो बे फॉर्म ले जाएं, उसकी फोटोकॉपी ले जाएं, ये आपके पास होना चाहिए। और अगर सीएनएससी आपके पास है तो एक उसकी फोटोकॉपी लेनी है, एक ओरिजिनल लेके आपने जाना है। और उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि आपने पेंसिल्स, पेन्स, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन ये अलाउड नहीं है। अब मोबाइल फोन तो एक बंदा लेट्स सपोज कहीं बहावलपुर से आ रहा है इस्लामाबाद टेस्ट देने के लिए, या लाहौर टेस्ट देने के लिए, या मुल्तान टेस्ट देने के लिए, तो मोबाइल फोन तो अक्सर हम लेके जाते हैं। तो भाई क्योंकि घर वालों से रब्ता करना होता है, मैं पहुंच गया हूं नहीं पहुंच गया हूं, ठीक है, तो मोबाइल फोन आप लेके जा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मोबाइल फोन को हैंडल कैसे किया जाएगा? मोबाइल फोन को हैंडल ऐसे किया जाएगा कि जब आप टेस्ट सेंटर में जाएंगे तो सबसे पहले रिसेप्शन पर कुछ लोग बैठे होंगे, वो आपको गाइड करेंगे, भाई आपका टेस्ट इस ब्लॉक में है, इस ब्लॉक के इस फ्लोर पर है, और इस फ्लोर में ये लैब है। ठीक है, वहां पर लैब का नाम लिखा जाएगा, जो भी लैब वहां पर होगी, कंप्यूटिंग 1, कंप्यूटिंग 2, या जो भी उसका नाम है, उस लैब में आपको गाइड किया जाएगा कि इस डायरेक्शन में आप जाएं, तो इधर जाके आप टेस्ट दें। जब आप टेस्ट सेंटर में जाएंगे, उस लैब के अंदर जाएंगे, तो वहां पर आपको इनवेल्प दिया जाएगा, जिसको पाउच भी कहते हैं। एक इनवेल्प दिया जाएगा, आपने अपने साथ कोई इनवेल्प लेके नहीं जाना, कोई क्लिपबोर्ड की जरूरत भी आपको नहीं है, कोई रफ पेजेस की जरूरत आपको नहीं है, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। तो वो इनवेल्प दिया जाएगा, उस इनवेल्प में आप अपना लिख लेंगे एआरएन नंबर, जो कि आपको याद होगा, या ऊपर लिखा होगा आपके जो शीट आप साथ लेकर आएंगे एडमिट कार्ड, वो लिख लें। उसमें मोबाइल डालें, या कोई पर्स है, कोई और चीज है, कीज वगैरह हैं, वो उसमें डाल दें। ये आप इनवेल्प आपका हो गया। आप टेबल पर बैठे हैं तो टेबल पर ये आपका कंप्यूटर, लेट्स से ये टेबल है, यहाँ पर आपका कंप्यूटर है, आप इधर बैठे हुए हो और टेस्ट दे रहे हैं, तो इस टेबल पर यहाँ पर आपका पाउच पड़ा होगा या वो इनवेल्प पड़ा होगा जिसके अंदर मोबाइल होगा। इस्लामाबाद कैंपस ऐसे डील करता है, हो सकता है बाकी कैंपसेस डिफरेंट तरीके से डील करें, वो आपके मोबाइल कलेक्ट कर लें और टेस्ट के एंड पर आप याद से मोबाइल लेके जाना है। क्योंकि कुछ लोग ये करते हैं कि जल्दबाजी में टेस्ट देके चले जाते हैं, वो अपनी जो बिलोंगिंग्स हैं उधर ही भूल जाते हैं। फिर जब वो घर पहुंचते हैं या रास्ते में होते हैं, उनको याद आता है वो मेरा मोबाइल रह गया, मेरा पर्स रह गया, मेरी फलां चीज रह गई। तो अगर कोई आपसे कोई चीज ली जाती है, मोबाइल फोन आपका कलेक्ट किया जाता है, तो उनको याद से आपने वापसी पर लेना है, ठीक है। लेकिन इस्लामाबाद कैंपस में
एटलीस्ट आपको इनवॉल्व दिया जाएगा, वो आपके पास ही पड़ा रहेगा, टेस्ट के एंड पर आप उसको साथ लेके चले जाइएगा। ठीक हो गया, ये चीजें मैंने डिस्कस कर ली कि जो चीजें आपके पास हैं जो नहीं है। और अगर आपने ए लेवल्स किया हुआ है तो फिर भी ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी आपको चाहिए, और एफएससी की हुई है तो एफएससी पार्ट 1 का रिजल्ट कार्ड भी आपने लेके जाना है। ठीक है, क्योंकि सेकंड ईयर का रिजल्ट भी नहीं आया, पार्ट 1 का आया हुआ है, उसकी फोटो कॉपी चाहिए और बाकी चीजें मैंने बता दी। अब हम यहाँ पर आते हैं मोबाइल फोन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि मोबाइल फोन आप लेके जा सकते हैं, इसको कैसे एनर किया जाएगा ये बता दिया। और ऐसे टाइम, क्योंकि जो बिजनेस वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको सबसे पहले ऐसे दिया जाएगा, तो वो कितने मिनट का होगा, वो 15 मिनट का उसका ड्यूरेशन होगी, 15 मिनट्स। ठीक है जी, कोई रैंडम टॉपिक 2 होंगे, एक सिलेक्ट करना होगा और 2 से 3 पेजेस आपके पास होंगे या 4 पेजेस होंगे, वो आपने यूज करके ऐसे लिखना है। अच्छा, उसके बाद जो स्टेशनरी है मैं बता चुका हूं कि इनकी कोई जरूरत आपको नहीं है, कुछ भी लेके नहीं जाना, खाली आज जाना है आपने, कोई पेंसिल नहीं है, बस मोबाइल फोन, आपका पर्स आपके पास होगा और कोई डॉक्यूमेंट लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई तैयारी के लिए बुक लेकर आता है तो फिर वहां पर कलेक्ट करवा दे, वापसी पर उसको ले लीजिएगा। उसके बाद जब आपका टेस्ट हो जाए कंप्लीट, तो आपकी स्क्रीन पर मैंने पहले जैसे बताया था कि रिजल्ट आ जाता है, अपीयर हो जाता है कि भाई मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, टोटल कितने थे, मेरे पॉजिटिव कितने हैं यानी मेरे ठीक कितने हैं, इनकरेक्ट कितने हैं, और साथ हर क्वेश्चन का वेट भी लिखा होता है कि इसका 1 नंबर है, इसका 1। इंग्लिश वाले क्वेश्चन में 0.33 वेट होता है इंग्लिश के केस में। ठीक है, इंग्लिश के केस में यानी अगर आप 3 ठीक करेंगे तो आपका 1 एब्सोल्यूट नंबर आपको मिलेगा, और इसको अगर आप 0.25 से मल्टीप्लाई कर दें 0.33 को, तो जो नेगेटिव होगा वो आपका उतना कम हो जाएगा फिर। ठीक है, इसके बाद हम आगे आ जाते हैं जी, रिजल्ट कार्ड। अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एट टाइम्स ये भी होता है कि कुछ स्टूडेंट्स का रिजल्ट अपीयर नहीं होता। आपने टेस्ट कंप्लीट कर लिया तो आपको रिजल्ट नजर नहीं आएगा, टेस्ट बंद हो जाएगा। वो स्टूडेंट क्या करेंगे, वो स्टूडेंट जो भी एकेडमिक ऑफिस है, जैसे इस्लामाबाद में है सेंट्रल एकेडमिक ऑफिस, इसमें जाएंगे, उनके पास अपना ARN नंबर होगा, वो उनको बताएंगे सर मेरा ये ARN नंबर है, मुझे बता दें कि मेरे कितने ठीक है कितने गलत हैं। वो आपको एक पेपर देंगे, रफ पेज देंगे, उसमें आपने नोट लाजमी करना है। और जो ही आपने नोट कर लिया, तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कैलकुलेटर की, उसमें आप देख लें कि उसमें आप अपने पॉजिटिव स्कोर डालें, इंग्लिश के डालें, बाकी डालें, अपने मैट्रिक की परसेंटेज, FSC, तो आपकी एग्रीगेट आ जाएगी। ठीक है जी, तो इसका फायदा ये है रिजल्ट नोट करने का। इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है कैलकुलेटर की, उसको भी आप यूज कर सकते हो, या मैनुअल कैलकुलेशन भी बताई हुई है। और मैंने बताया था कि जब फास्ट का रिजल्ट एंड पर आएगा वेबसाइट पर, यानी आपका मेरिट बना या नहीं बना, उसका जो एग्रीगेट है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, 0.2, 0.3 या 0.5 तक डिफरेंस आ सकता है। ये लाजमी आपने काम करना है भाई। उसके बाद क्या जी, ये मैं बता चुका हूं कि टोटल एग्रीगेट कैसे कंप्यूट करना है, कैलकुलेटर यूज कर लेना है आपने या मैनुअल कैलकुलेशन। और यहां पर लिखा हुआ है कि आपके साथ आपका बड़ा भाई आ सकता है, आपके पेरेंट्स आ सकते हैं, अगर गर्ल्स हैं तो स्पेशली उनके साथ अक्सर उनकी वालदा या वाले साहब या भाई आ जाते होते हैं, तो उनके लिए अलग से जगह होगी, उनको बिठाया जाएगा, आप टेस्ट करेंगे, क्योंकि टेस्ट सेंटर में सिर्फ आप ही अलाउड होंगे इंटर होने के लिए, उनके लिए अलग से वेटिंग रूम होगा जो आपकी फैमिली मेंबर्स हैं अगर आना चाहते हैं। अगर नहीं है, आप बॉय हैं तो आप अकेले भी आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस करना है, लॉगिन ID और पासवर्ड। जब आप जाएंगे ना, आप उनको दिखाएंगे कि ये मेरा एडमिट कार्ड है, ये मेरा जी है एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड के बाद आपको वो एक पेज देंगे आपको, वहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी कि टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, और यहां पर आपका लिखा होगा लॉगिन ID और यहां पर आपको लिखा होगा पासवर्ड। ठीक है, तो लॉगिन ID और पासवर्ड को यूज करके आपने कंप्यूटर में लॉगिन करना है। ठीक है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपने देखना है कि जब आपने लॉगिन करेंगे, जाहिर सी बात है कीबोर्ड का हम यूज करेंगे, कीबोर्ड में नंबर लिखे होंगे, पासवर्ड लिखा होगा, वो डालेंगे, हमारी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने पूरे टेस्ट के दौरान कीबोर्ड का यूज नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वहां पर भी बताया जाएगा। और मैं भी बता रहा हूं कि जब टेस्ट करना है, लॉगिन टाइम पर आपने कीबोर्ड से ये वैल्यूज इंटर करनी है, उसके बाद सिंपल माउस का काम होगा, कीबोर्ड का कोई काम नहीं होगा, क्योंकि कीबोर्ड जब प्रेस होता है तो टेस्ट आपका हैंग हो जाता है। ठीक है, लॉक हो जाता है, टेस्ट आपका क्या हो जाएगा, लॉक्ड हो जाएगा, ये हैंग हो जाएगा सिस्टम आपका, आप आगे नहीं चल पाएंगे, तो वो एम्बैरेसमेंट क्रिएट होगी। तो कीबोर्ड का यूज आपने बिल्कुल भी नहीं करना, ये मैं यहां पर ऑलरेडी बता चुका हूं। एट टाइम्स ये भी होता है आपकी वापडा की तरफ से जो पावर है वो चली जाती है, बिजली चली गई जी, लैब में लाइट चली गई, कंप्यूटर बंद हो गया, या कोई और इशू होता है, तो उसमें होता है एक्चुअली क्या है कि जो भी टेस्ट आपका चल रहा है, लेट्स सपोज मैं एडवांस मैथ वाला पोर्शन कर रहा हूं, ठीक है, मेरा ये पोर्शन जारी है, और इसमें आपको होता है 50 MCQs होते हैं और 50 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है, 50 मिनट टाइम है। लेट्स सपोज मैंने 20 क्वेश्चन कर लिए, 20 MCQs मैंने कर लिए और कंप्यूटर बंद हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जब लाइट आएगी तो जहां से आपने एंड किया था उसी जगह से रीस्टोर होगा, यानी लेट्स सपोज
मेरे 30 मिनट बाकी थे अभी इस सेक्शन के कंप्लीट होने में, तो अभी भी जब टेस्ट रिस्टोर होगा तो 30 मिनट ही बाकी रहेंगे, मे बी एक आधे मिनट का फर्क पड़ जाए, लेकिन अप्रोक्सीमेटली यही टाइम आपको दोबारा दिया जाएगा उस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आउटेज हो जाए पावर तो आपने परेशान नहीं होना, टेस्ट वहीं से रिज्यूम हो जाएगा। उसके अलावा जब आप एमसीक्यूज करते हो तो लास्ट टाइम जिस तरह मैंने वीडियो बनाई थी उसमें एक रीसेट का ऑप्शन भी होता है कि लेट्स सपोज अगर मैंने 5 ऑप्शन मेरे पास थे और मैंने लेट्स सपोज इसको टेक कर दिया, बाद में सोचता हूँ नहीं यार ये तो ठीक नहीं मेरा, मैं इसको करता हूँ, फिर मैं कहता हूँ नहीं ये भी ठीक नहीं है, मैं कहता हूँ बस छोड़ता हूँ, तो उसमें रीसेट ऑप्शंस का होगा आपके पास टैब, उसको क्लिक कीजिएगा, ये क्वेश्चन रीसेट हो जाएगा, यानी कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं होगा, ये खाली आपने छोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरह भी आप इसको कर सकते हो। और स्किप फॉरवर्ड और स्किप बैकवर्ड का ऑप्शन मैंने आपको बताया था, और व्यू अनआंसर्ड क्वेश्चन का भी एक टैब होता है, तो जो क्वेश्चन मुश्किल आपको लग रहे हैं, जो टाइम टेकिंग है, उनको स्किप करते जाएं, बाकी करते जाएं, जो आपको अच्छी तरह आते हैं उनको करते जाएं। और जब सेक्शन एंड हो गया तो मैंने बताया था रेड लाइन लिखा होता है दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, और फर्स्ट क्वेश्चन पर भी रेड कलर का लिखा होता है। जब आप ये कर लें और नेक्स्ट फिर आपने नहीं करना, आपने वापस आना है, व्यू अनआंसर्ड क्वेश्चन देखने हैं कि कौन से आपने अटेम्प्ट नहीं किए, जो कर सकते हैं वो कर लीजिएगा, फिर आप उसको सेशन को जल्दी खत्म भी कर सकते हैं। इसमें यह भी होता है टाइम्स कि एक बंदे ने 50 एमसीक्यूज करने हैं, वो इतना ज्यादा टाइम स्पेंड कर लेता है कि उसके अभी लेट्स सपोज 40 एमसीक्यूज हुए हैं और लास्ट क्वेश्चन लेट्स सपोज नहीं आया, उसका टाइम एंड हो गया, तो ऑटोमेटिकली अब वो इस बाकी जो 10 क्वेश्चन हैं उनको वो नहीं कर पाएगा बिल्कुल भी, वो अगले सेक्शन में मूव कर जाएगा, अब उसके ये क्वेश्चंस कभी भी अटेम्प्ट नहीं होंगे, नेक्स्ट सेक्शन होंगे। अगर आपने अर्ली खत्म कर लिया फिर आप नेक्स्ट सेक्शन मूव कर सकते हैं, वो टाइम भी आपके किसी काम का नहीं आना, अब अगला सेक्शन आप करें। ठीक है, ये 2 घंटे का टेस्ट होता है जब आपका टेस्ट स्टार्ट होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा ये बता दिया। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एक सेशन है, लेट्स सपोज 8:30 बजे टेस्ट स्टार्ट हुआ, अब मेरे पास मेरी लैब के अंदर लेट्स सपोज 50 बच्चा बैठा है या 40 बच्चा बैठा है, जितने स्टूडेंट बैठे हैं सब स्टूडेंट का डिफरेंट जो है सेक्शन एट अ टाइम आएगा। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले ओपन करता हूँ, मेरी इंग्लिश का पोर्शन आता है, ठीक है, दूसरे वाले का एडवांस मैथ का आएगा, इस वाले के बेसिक मैथ का आएगा, इसका आईक्यू वाला पोर्शन आएगा। ठीक है, तो ये रैंडम अपीयर होते हैं। और इंग्लिश के क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि 30 क्वेश्चन एमसीक्यूज इंग्लिश के हैं तो मेरे साथ जो बच्चा है उसके एग्जैक्टली सेम एमसीक्यूज आएंगे, भाई एमसीक्यूज डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि फास्ट के हेड ऑफिस में एक आपके पास पूरा डेटाबेस होती है, वहां से रैंडम क्वेश्चन अपीयर होते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि एडवांस मैथ के अगर 50 एमसीक्यूज जो मेरे आए हैं दूसरे के भी सेम आएंगे। अगर सेम आते भी हैं फॉर एग्जांपल इन एनी केस तो रैंडम अपीयर होंगे, मेरा जो क्वेश्चन 1 होगा और जो साथ वाला बच्चा बैठा है या जो मेरा दोस्त है उसका जो क्वेश्चन 1 होगा, दोनों डिफरेंट होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कुछ लोग ये कहते हैं जी फास्ट के अर्ली डेट में टेस्ट आप दें तो आसान होता है, दरमियान में दें वो आसान होता है, एंड पर दें बहुत मुश्किल होता है, या कुछ कहते हैं शुरू में दें तो बड़े मुश्किल टेस्ट आता है, एंड पर मुश्किल होता है, तो दरमियान की डेट सेलेक्ट करें। डोंट कंसीडर दीज वर्ड्स फ्रॉम दीज पीपल, ठीक है, ये ऐसे बोंगे मार रहे हैं, इसको आप छोड़ दें। टेस्ट का जो डिफिकल्टी लेवल है वो एक तरह का ही होता है, सही है ना। ये कहना कि जी दरमियान में अटेम्प्ट कर लें तो बड़ा सौखा टेस्ट आ जाएगा, तो ये टोटली गलत है और फॉल्स आर्गुमेंट्स है और इस तरह के हैं, इनको छोड़ दें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जी, मस्ट इंश्योर एवरीथिंग बिफोर एंडिंग ईच सेक्शन। हाँ, अब ये चीज चेक कर रही है कि भाई आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए कि नहीं है, कोई रहता तो नहीं है, तो ये हर सेक्शन को एंड करने से तसल्ली कर लें कि अगर आपके पास टाइम है दोबारा देख लें कि मैंने गलत तो नहीं किया, ये ठीक, ये अटेम्प्ट शेयर ना किया हो या बाकी चीजें आप देख सकते हो। तो अगर आपके पास टाइम है तो हर सेक्शन को अच्छी तरह फिनिश करके आगे जाएं। ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन करने हैं, जिसमें 5 ऑप्शंस हैं उसको आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपको नहीं भी आता। उसके बाद व्हाट इज इफ यू डिडंट कंप्लीट ऑल क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन, ये बता चुका हूं कि आप सेक्शन परफॉर्म कर रहे हो और टाइम खत्म हो गया, आपके क्वेश्चन रहते थे, वो सेक्शन खत्म हो जाएगा, अगला सेक्शन स्टार्ट होगा। लास्ट पॉइंट में ये बताना चाहता हूं कि जिनकी एफएससी में सप्ली आई है, एफएससी पार्ट 1 में, ठीक है, वो क्या करें, ज़रा पार्ट 1 का सर्टिफिकेट वो ले जाएंगे, या वो सेकेंड ईयर का जो उनके पास जो रोल नंबर स्लिप उन्होंने अभी पेपर दिए थे तो वो लेके जाएं, वो उनको दिखा दें कि हमने सेकेंड ईयर रिजल्ट दिया है। तो इनके साथ यूनिवर्सिटी अच्छा सलूक करती है इंशाल्लाह, डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि 50% मार्क्स चाहिए होते हैं एफएससी पार्ट 1 में, और अगर कंपार्ट आ जाए तो एट टर्म्स ये भी नहीं बनते, तो इनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनके साथ यूनिवर्सिटी जो भी बेहतर रास्ता होता है वो निकालती है और कोशिश करती है इनके आसानी करने के लिए, अदरवाइज इनका तो होगा ही नहीं, क्योंकि बिलो 50% नंबर आ जाते हैं। ठीक है जी, तो ऐसे लोग परेशान मत हों। फिर भी कोई क्वेश्चन हो पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।